ब्रिक्स के 20 देशों ने ईरान को अपना समर्थन दिया है। यूएस और इजराइल के खिलाफ बात कही है और इनफैक्ट देखिए ट्रंप ने भारत को धमकी दी है और भारत के साथ साथ उन सभी देशों को धमकी दी है जो ब्रिक्स का हिस्सा है। तो आज आपको यह भी जानना है कि ब्रिक्स है क्या, आखिरकार इसमें से जिनपिंग और पुतिन अचानक से क्यों गायब हो गए। तो आपको सबसे पहला पॉइंट यही समझना है, ईरान के साथ खड़े ब्रिक्स देश यूएस इजराइल को क्या सुना दिया है। दूसरा देखिए, ट्रंप ने भारत समेत 20 देशों को क्यों दी है नई धमकी। भाई ये ट्रंप ने लिटरली पोस्ट करके कहा है जो भी इस संगठन का हिस्सा है वो हमारे खिलाफ है। तीसरा है, ब्रिक्स से क्यों गायब रहे जिनपिंग और पुतिन, ये लोग जो कि फाउंडर्स हैं लिटरली, वो कहां गायब हो गए। और चौथा देख लीजिए, मोदी ने आतंकवाद पर किन देशों को सुनाया है। और पांचवा है, क्या है ब्रिक्स, क्यों ट्रंप इसके खिलाफ है और भारत इसका फाउंडर है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले ये जानिए। B स्टैंड्स फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। और आपको ये जितनी भी देखिए जो 10 परमानेंट मेंबर्स हैं वो सब इधर खड़े हुए दिख रहे होंगे। बीच में आपको प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं। इस वक्त ये जो पूरी समिट है वो ब्राज़ील में हो रही है। देखिए 2025 में रियो डी जेनेरियो में, यहाँ पर ब्राज़ील में ये पूरी समिट हो रही है। तो इसलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगी कि भाई आखिरकार ये है क्या। तो ब्रिक्स पहले ब्रिक था, यानी BRIC। इसमें रशिया, इंडिया और चाइना, ब्राज़ील, ये सारे फाउंडर्स हैं। रूस, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील। और इन्होंने ये कब बनाया, कब प्लान किया कि हम एक संगठन बनाते हैं। ये हुआ था G8 आउटरीच समिट में, जब ये लोग सब मिले थे तो 2006 में इन्होंने कहा कि चलो हम अपना एक अलग से संगठन बनाएंगे। फिर इसमें देखिए कैसे द ग्रुपिंग फॉर्मलाइज्ड इट्स कॉर्पोरेशन विद द फर्स्ट ब्रिक्स समिट इन रशिया। रशिया ने 2009 में सबसे पहले ब्रिक्स समिट की। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने 2010 में इन लोगों को ज्वाइन कर लिया। तो ये पूरा नाम हो गया ब्रिक्स। उसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर ये और बढ़ता गया। 2024 में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, ये सारे फुल मेंबर्स बन गए। और इस बार जो 2025 का ब्रिक्स है इसमें इंडोनेशिया परमानेंट मेंबर बन गया है। इसी के साथ कुछ पार्टनर कंट्रीज भी हैं जैसे कि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, वियतनाम, उज़्बेकिस्तान, ये सारी पार्टनर कंट्रीज़ हैं। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए 5 इसकी मेन कंट्रीज़, फिर इधर 5 और जुड़ गए, यानी ये जो 10 हैं वो एकदम परमानेंट मेंबर्स हैं और जो बाकी की 10 है वो पार्टनर कंट्रीज़ है। तो कुल मिलाकर 20 देश हो जाते हैं। और अब इन 20 देशों ने ही ईरान का समर्थन कर दिया है। मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आप पहले ये देख लीजिए, इस बार का जो ब्रिक्स समिट है वो 17th है। और आपको मैं ये भी बता दूं, अगली बार जो 2026 में होने वाला है वो भारत में होगा। इस बार ये ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। इंडोनेशिया इस बार फुल पार्टनर बन चुका है। और देखिए किस तरीके से ये एक तरीके से काउंटर है। आपने सुना होगा ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इनको काउंटर करने के लिए एक बड़ा ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठा सके। धीरे धीरे मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है उनके साथ हैं मिस्टर लूला। अब आप आगे आइए। इस तरीके की इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, इस तरीके से ये बैठते हैं, इस तरीके से इनके सेशंस होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आपको दिख रहे होंगे। अब देखिए कि किस तरीके से ब्रिक्स फोरम ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है। जॉइंट स्टेटमेंट निकालकर ये कहा है कि भाई जो यूएस और इजराइल ने एयर स्ट्राइक की ईरान पर वो गलत था। लिटरली वो ईरान के समर्थन में आ गए हैं और यूएस और इजराइल की जो एयर स्ट्राइक है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और बोला है कि वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, यानी जो यूएस और इजराइल ने किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। फिर आप आगे आ जाइए। ब्रिक्स नेशन ने, इनफैक्ट ट्रंप ने ये जो टैरिफ वॉर छेड़ रखा है ना, टैरिफ्स लगा रखे हैं, उनके खिलाफ भी आवाज उठाई है। और ईरान के खिलाफ, भाई ईरान पे जो हमले हुए हैं और यूएस क्योंकि उसमें मास्टरमाइंड था तो इसलिए उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है। लिटरली उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट देके इन सारे मुद्दों पे आवाज उठाई है। और ब्रिक्स ने पहलगाम अटैक को भी कंडेम किया है, निंदा की है। और वहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये साफ शब्दों में कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस है।
कोई भी देश अगर इनडायरेक्टली भी टेररिज्म को सपोर्ट करता है या जो टेररिज्म करते हैं उनको सपोर्ट करता है, भारत नहीं सहेगा। और देखिए जो गाजा में हो रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, इजराइल के खिलाफ आवाज उठी है। इधर ईरान स्लैम्स ट्रम्प टैरिफ्स, कॉल्स फॉर ग्लोबल रिफॉर्म्स। बात की गई है कि ग्लोबल रिफॉर्म्स आने अब बेहद जरूरी है। एक एक करके मैं आपको और हाइलाइट्स बताऊंगी। ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं, ये वो स्क्रीनशॉट्स हैं जो बहुत मतलब तकरीबन 200 से ज़्यादा पेजेस का, माफ़ कीजिएगा 100 से ज़्यादा पेजेस का एक पूरा बयान आया है ब्रिक्स का, और उसमें अलग अलग मुद्दों पर बात उठाई। जैसे कि ये जो बयान है वो ईरान के समर्थन में आया है कि कैसे इजराइल और यूएस ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा, चार्टर जो है यूनाइटेड नेशंस का वो तोड़ा, कैसे पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान की उस पर हमला किया गया, कैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कानून के खिलाफ ये हमला किया गया। तो इस तरीके से ईरान के समर्थन में बयान दिया गया है। और ये जो पूरा आप चिट्ठा देख रहे हैं, ये ट्रंप के खिलाफ बोला गया है। ये जो ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं, ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं, उसके खिलाफ पूरा चिट्ठा ब्रिक्स ने निकाला है। इन जो पूरा संगठन है देशों का उसने निकाला है और बोला है कि ट्रंप ठीक नहीं कर रहे हैं। और देखिए इसी की जवाब में अब ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने धमकी दे दी है इन 20 के 20 देशों को, जिसमें भारत फाउंडर है। आपको पता है ना, मैंने आपको बताया ब्रिक्स में इंडिया जो है वो फाउंडर मेंबर है। तो इंडिया के साथ साथ उन 20 देशों को धमकी दी है ट्रंप ने कि मैं तुम सब पर 10% टैरिफ और लगाऊंगा, क्योंकि तुम लोग ब्रिक्स के साथ हो, यानी ब्रिक्स का हिस्सा हो, और जो भी देश ब्रिक्स के साथ जुड़ेगा उस पर ये 10% टैरिफ लगेगा। और इससे आप जान ही रहे हैं कारोबार पर असर होगा। जितने भी ये 20 देश हैं उनके साथ रिश्ते यूएस के, क्योंकि यूएस उन सबको दुश्मन की तरह ले रहा है और उसमें भारत भी है, तो जो टैरिफ है वो बढ़ने वाला है। और आपको भी पता है कि भाई भारत और अमेरिका की बात करती हूं तो दोनों कारोबार के लिहाज से बेहद करीब और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इस मसले पर अगर वो 10% और टैरिफ लगाते हैं तो वो ठीक नहीं है रिश्तों के लिहाज से। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिखा है, एनी कंट्री अलाइनिंग देमसेल्व्स विद द एंटी अमेरिकन पॉलिसीज ऑफ ब्रिक्स, यानी जितनी भी एंटी अमेरिकन पॉलिसीज हैं ब्रिक्स की, उससे कोई भी कंट्री अगर हाँ में हाँ मिलाती है तो हम जो टैरिफ चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हम 10% और लगाएंगे। देयर विल बी नो एक्सेप्शंस टू दिस पॉलिसी। और उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस पॉलिसी में ना कोई नेगोशिएशन की गुंजाइश है, ना कोई बातचीत की गुंजाइश है, हम ऐसा करने वाले हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। क्योंकि आप समझ लीजिए ये जो चाइना रशिया, इनका तो मकसद ही एंटी अमेरिकन है, इनका तो मकसद ही एंटी वेस्टर्न है। हालांकि भारत का ये जो स्टैंड है वो उस तरीके से खिलाफ नहीं है। भारत सिर्फ एक साझेदारी चाहता है अपने रीजन में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, क्लाइमेट के मामले हो, बिजनेस के मामले में हो, लेकिन भारत का एंटी अमेरिकन स्टैंड नहीं है। पर क्योंकि वो ब्रिक्स का हिस्सा है, क्योंकि ब्रिक्स बना ही इसलिए है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, तो इसलिए ट्रंप का ये जो भारत के खिलाफ गुस्सा है वो यहाँ पे भी साफ दिख रहा है। और देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अब जो इंडिया है वो अगला ब्रिक्स समिट जो होगा 2028 में, देखिए एक तो वो सीओपी करेगा और 2026 को चेयरशिप करेगा, ब्रिक्स चेयरशिप इन 2026, और कैसे 18th ब्रिक्स समिट ऑफ जो होगा वो इंडिया में होगा, और सीओपी भी भारत जो है 2028 में उसकी लीडरशिप लेगा। अब सवाल ये आ रहा है कि चाइना और रशिया तो फाउंडर मेंबर्स हैं, 12 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शी जिनपिंग आए नहीं हैं ब्रिक्स समिट के लिए, पुतिन नहीं आए हैं, तो ये कहाँ गायब हो गए हैं। तो देखिए चाइना शी जिनपिंग स्किप्स ब्रिक्स समिट फॉर फर्स्ट टाइम, कभी ऐसा नहीं हुआ। व्लादिमीर पुतिन अटेंड्स ऑनलाइन, अब उन्होंने, पुतिन आए नहीं लेकिन उन्होंने ऑनलाइन अटेंड किया। तो इसके पीछे की मैं वजह आपको साफ बता देती हूँ। पहले पुतिन के बारे में बात कर लेते हैं। पुतिन के ऊपर दरअसल, क्योंकि देखिए जो व्लादिमीर पुतिन है वो ऑनलाइन इसलिए आए क्योंकि उनके ऊपर अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, और वो अरेस्ट वारंट किसने निकाला है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। अब क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हिस्सा, मतलब जो पार्टनर है वो ब्राज़ील भी है, तो ब्राज़ील फिर लीगली बाउंड हो जाता है कि अगर पुतिन ब्राज़ील की धरती पे कदम रखते हैं तो ब्राज़ील को उनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है आईसीसी से। तो इसलिए उन्होंने, यानी पुतिन ने ऑनलाइन कनेक्ट किया, क्योंकि अगर वो ब्राज़ील आते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। अब दूसरा सवाल है शी जिनपिंग कहाँ गायब हो गए हैं, इस पर तो मैंने आपको पूरा शो करके भी बताया है। शी जिनपिंग ने अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली क्वांग, उनको भेजा है समिट अटेंड करने के लिए, खुद नहीं आए हैं। इनकी ना कोई तस्वीर सामने आ रही है, ये कहाँ है ना पता चल रहा है। भाई खबरें तो ये बता रही हैं, र्यूमर्स तो ये बता रही है कि तख्ता पलट होने वाला है चीन में,
रिजीम चेंज होने वाला है और चीन अपने बड़े लीडर्स को ऐसे ही चुपचाप से दरकिनार कर देता है, और ये कहा जा रहा है कि शायद वो बीमार भी हों। और तीसरी बात जो ऑफिशियली बहुत सोर्सेस से सामने आई है कि देखिए, शी जिनपिंग अभी रियो डी जेनेरियो समिट में इसलिए नहीं आए क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक हालत अभी बहुत ख़राब है। तो शी जिनपिंग चाइना में रहकर उन इकोनॉमिक हालातों को सुधार रहे हैं। अकॉर्डिंग टू CNN, चाइना इज ग्रैपलिंग विद स्टीप इकोनॉमिक चैलेंजेस अमिड ऑनगोइंग ट्रेड फ्रिक्शंस विद द यूएस। यानी अभी जो चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड फ्रिक्शंस है, तो उसमें अभी चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा और चाइना में अंदरूनी कलह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसको संभालने के लिए शी जिनपिंग आए नहीं है। लेकिन देखिए, बहुत से, और मैंने पूरा शो करके आपको बताया है, शी जिनपिंग का तख्ता पलट एक बड़ा सवाल बना हुआ है। उनके सारे करीबियों को उनकी पार्टी ने निकाल दिया है, उनकी कोई खबर नहीं आ पा रही है। जो अखबार रोज़ उनके बारे में छापता था, आज उनके बारे में छाप नहीं रहा है, चाइना का ही अखबार। तो बड़ा सवाल है कि शी जिनपिंग कहाँ गायब हो गए, इसका अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया है। फिर देखिए, ब्रिक्स ने कैसे पहलगाम टेरर अटैक को स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में कंडेम किया है और बोला है पहलगाम में जो हुआ वो सरासर गलत है, निंदनीय है। और पीएम मोदी ने कहा और पूरी दुनिया को सुनाया एक तरीके से। और देखिए, इसमें यूएस के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा मैसेज है, ट्रंप के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे तो सैंक्शंस लगाते रहते हैं हर जगह, तो टेररिस्ट के खिलाफ सैंक्शन लगाने से किसी को भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, तुरंत लगा देना चाहिए। और इधर ये पाकिस्तान की बात हो रही है। पीएम मोदी ऑल्सो इनडायरेक्टली रेफर्ड टू चाइनाज एक्शंस एट द यूएन वेयर इट ब्लॉक्ड मूव्स टू लेबल सम पाकिस्तान बेस्ड इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट। यानी एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना को भी ये कहा, इनडायरेक्टली ये कहा, क्योंकि चाइना देखिए पाकिस्तान का साथी है। और यूएन में क्या होता है कि भाई यूएन ने जैसे सपोज लिस्ट किया कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट को, तो चाइना आता है, अपना वीटो यूज करता है और बोलता है कि नहीं नहीं, ये लोग टेररिस्ट नहीं है। तो उनको प्रधानमंत्री मोदी ने सुनाया, ये जो ब्लॉक कर देता है ना बार बार चाइना आके यूएन में कि नहीं ये टेररिस्ट नहीं है, तो ऐसी चीज़ों से बचिए, क्योंकि सैंक्शंस टेररिस्ट के खिलाफ लगाना, टेररिस्ट को स्पॉन्सर करना, ये सरासर निंदनीय है। फिर उन्होंने पहलगाम के बारे में भी बात किया प्रधानमंत्री मोदी ने। पहलगाम वॉज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द सोल आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने कहा कंडेमिंग टेररिज्म शुड बी आवर प्रिंसिपल नॉट जस्ट ए कन्वीनियंस। यानी टेररिज्म के खिलाफ बोलना हमारे उसूलों की बात होनी चाहिए, हमारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ये सिर्फ एक कन्वीनियंस नहीं होना चाहिए कि कुछ हो गया तो हमने फॉर्मेलिटी के लिए अपनी आवाज़ उठा दी। The attack took place against whom then it would be betrayal against humanity। जो भी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जा रहा है। फिर देखिए कैसे उन्होंने ये कहा, फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन गिविंग साइलेंट कॉन्सेंट टू टेररिज्म, सपोर्टिंग टेरर और टेररिस्ट शुड बी नॉट एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और ये मैसेज जो है वो यूएस के लिए है, ट्रंप के लिए है, कि साइलेंटली अगर टेररिज्म को आप कंसेंट दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। आपको पता है ना कि यूएस ने तो असीम मुनीर को लंच पे बुला लिया, यानी ट्रंप ने तो लंच पे बुला लिया। पाकिस्तान और यूएस का ये जो प्रेम है मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, चाइना पाकिस्तान का जो प्रेम है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उस पर इनडायरेक्टली वे में कहा कि किसी भी तरीके से साइलेंट कंसेंट देना टेररिज्म को ठीक नहीं है और अनएक्सेप्टेबल है, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। देयर शुड बी नो हेजिटेशन इन इम्पोजिंग सैंक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट। विक्टिम्स एंड सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म कैन नॉट बी वेड ऑन द सेम स्केल। यानी जो टेररिज्म के विक्टिम्स हैं और जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, इन दोनों को आप एक तराजू पे नहीं रख सकते, आप एक स्केल पे उनको माप नहीं सकते हैं। ये कहा है क्योंकि आप देखिए कि कितनी बार ट्रंप ने भी ये कहा है, इंडिया पाकिस्तान आर माई गुड फ्रेंड्स, दे हैव बोथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। आप भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पे थोड़े रख सकते हैं। चाइना और रशिया, जो कि एक और देखिए बयान सामने आया, चाइना एंड रशिया एज परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल reiterate their support to the aspirations of Brazil and India to play a greater role in the United Nations, including the Security Council। यानी अभी भारत और ब्राज़ील क्या चाह रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें बड़ा रोल चाह रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि यूएनएससी का अध्यक्ष जो है जुलाई महीने का पाकिस्तान को बनाया जा चुका है, और जो यूएनएससी के नियम कानून हैं, इनके जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो सारे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे इनकी चीज़ें चली आ रही हैं, रिफॉर्म्स नहीं हो पाए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड से आज दुनिया कितनी बढ़ गई है, कितने देश आज ग्लोबल पावर की स्थिति में आ गए हैं।
लेकिन उनको अभी तक इन इंस्टीट्यूशन में जगह नहीं मिली है। इन वर्ल्ड फोरम्स में अभी भी सबसे ज़्यादा किसका दबदबा है? यूएस का, और उस टाइम पे जो नेशंस ताकतवर थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे उनका। तो भारत जैसे कि चाहे वो यूएनएससी हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, तो अब भारत चाहता है कि इसमें भी रिफॉर्म्स आए। जैसे आप देखिए ब्रिक्स को देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जिससे ब्रिक्स धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज को एंटर करा रहा है, परमानेंट बना रहा है, धीरे धीरे वो समय के साथ चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे और भी बड़े, चाहे इंटरनेशनल बैंक हो गए, उन सबको भी अब रिफॉर्म्स लाने होंगे और इसी की बात हुई है। और इनफैक्ट देखिए जो ट्रंप के टैरिफ रूल्स है उसके खिलाफ जितने भी ब्रिक्स के देश उन्होंने आवाज उठाई है वो सीरियस कंसर्न्स अबाउट द राइज ऑफ यूनिलैटरल टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स which distort trade and are inconsistent with WTO rules। यानी साफ बताया है ये जो बार बार टैरिफ की वॉर कही जा रही है और अब अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, वो पूरे ग्लोबल ट्रेड को आपत्ति यानी नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये WTO रूल्स के खिलाफ है। फिर देखिए ब्रिक्स ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है गाजा पर कि गाजा में जो इजराइल अत्याचार कर रहा है, जो इमीडिएट परमानेंट अनकंडीशनल सीजफायर होना चाहिए, इजरायली फोर्सेस गाजा से पूरी तरीके से निकल जानी चाहिए। तो इस तरीके से बयान आए हैं ब्रिक्स के। ये देखिए एक और तस्वीर मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको सारे लोग दिख रहे होंगे, देखिए ईरान के पजिश्कियन है, ये प्रधानमंत्री मोदी है, ये ब्राज़ील के, तो जितने भी आपको ये 10 मेंबर्स दिख रहे हैं उनके सारे प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। फिर देखिए इस तरीके से जो पुतिन हैं वो जुड़े वॉइस वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वो जुड़ते हैं और अपनी बात आगे रखते हैं। फिर आप देखिए कैसे जो जयशंकर हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची से मिलते हैं। फिर आगे देखिए ये साइडलाइंस पे बहुत प्रधानमंत्री मोदी भी सारे लीडर्स से मिले हैं, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं आपको नक्शे पे बता देती हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि ब्रिक्स का हिस्सा है। ये रशिया, ये चाइना, ये इंडिया, ये साउथ अफ्रीका और ये ब्राज़ील, ये 5 तो मेन हैं जिनके नाम पर ही ब्रिक्स है। फिर जैसे जैसे इन्होंने एक्सपैंड किया तो इन्होंने कहाँ एक्सपैंड किया, देखिए सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, इथोपिया, फिर आप अर्जेंटीना ले लीजिए। तो ये धीरे धीरे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये धीरे धीरे इंडोनेशिया को अभी परमानेंट मेंबर बना दिया है। तो एक तरीके से देखिए अगर आप ये जितने भी कलरफुल देख रहे हैं ये सब अब ब्रिक्स का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं यूएस के खिलाफ, वो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है, तो यूएस के खिलाफ और ये जितना भी वेस्टर्न अलायंस है जिसमें आप यूरोप को भी जोड़ दीजिए, इन लोगों के खिलाफ ये एक बड़ा संगठन बन गया है। धीरे धीरे ये और लोगों को भी इंक्लूड कर देंगे। तो देखिए फिर ये दुनिया को 2 भागों में बांटने वाली बात हो गई और इसलिए ही यूएस चिढ़ता है कि इससे तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, डॉलर की जो डॉलर अभी राजा बना हुआ है उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। और अब हम उसी सवाल पे आ जाते हैं कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स है एक ब्लॉक है 5 मेजर इमर्जिंग कंट्रीज का, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2006 में इसको बनाया गया, वो पहले ब्रिक था, फिर इसको 2010 में एक्सपैंड किया गया, फिर इसमें धीरे धीरे मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर को शामिल किया गया। अगर हम बात कर लेते हैं पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 42% ब्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और 30% इसका ग्लोबल जीडीपी के हिसाब से देखें तो 30% इसकी हिस्सेदारी है जितने भी ब्रिक्स की कंट्रीज हैं। अच्छा ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल सिस्टम, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, G7 हो, इनके खिलाफ एक बड़ा डोमिनेंट संगठन है जो इनको चुनौती दे सकता है। प्रमोट्स डी डॉलराइजेशन, डॉलर की कीमत को, डॉलर की पावर को कम करके वो अपना बढ़ा रहा है। ट्रेड जो भी लोकल करेंसीज है, चाहे वो भारत की हो, चीन की हो, रशिया की हो, उसको वो आगे बढ़ाता है। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये एक पूरा न्यू डेवलपमेंट बैंक है जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। साउथ कॉरपोरेशन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो एनर्जी हो, टेक हो, सिक्योरिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू वॉइस ग्लोबल कंसर्न। ग्लोबल साउथ के मुद्दे को कैसे मेन स्ट्रीम में लाना है, ब्रिक्स वो काम कर रहा है। और क्यों ट्रंप इतनी नफरत करते हैं? ट्रंप इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि ब्रिक्स जो है वो यूएस के लिए खतरा है। ग्लोबल सुप्रीमेसी जो यूएस के पास है उसके लिए खतरा है। डॉलर डोमिनेंस जो है यूएस के पास उसके लिए खतरा है।
इट इंक्लूड्स चाइना एंड रशिया। ट्रम्प के जो बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक एडवाइजरीज हैं यानी दुश्मन है वो चाइना और रशिया है, और चाइना रशिया ने मिलकर ये इतना बड़ा संगठन, इंडिया के साथ मिलकर इतना बड़ा संगठन बना दिया है। अब देखिए किस तरीके से ट्रम्प का तो नोशन है अमेरिका फर्स्ट, लेकिन ये इतना बड़ा संगठन अगर बन जाता है तो ऑब्वियसली अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होगा। ब्रिक्स एक्सपेंशन वीकेंस वेस्टर्न कंट्रोल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, यानी ट्रम्प के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि ट्रम्प ऐसे दुनिया पे अपना ऐसे हाथ लगा के बैठे हुए ना, पूरा डोमिनेंस करके बैठे हुए, उसको वो कम कर देता है। इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग प्लेटफॉर्म दे देता है। भाई जो भारत है वो जितने भी आपके वेस्टर्न वाले संगठन हैं उनके भी करीब है, उनका भी पार्टनर है, ब्रिक्स का वो फाउंडर है, तो एक बैलेंसिंग पोजीशन भारत के लिए है। अलाउज इंडिया टू काउंटर चाइना डिप्लोमेटिकली विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी क्योंकि चाइना भी ब्रिक्स का हिस्सा है तो एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म मिल जाता है भारत को काउंटर करने के लिए। ऑफर्स एक्सेस टू एमर्जिंग मार्केट्स, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड डील्स, क्योंकि देखिए इतने सारे देश और एक ही रीजन के इतने सारे देश अगर एक साथ आते हैं तो मार्केट पे बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनर्जी पर, ट्रेड डील्स होती हैं। इंडिया यूजेस ब्रिक्स टू पुश UN, IMF, WTO रिफॉर्म्स इन फेवर ऑफ द ग्लोबल साउथ, यानी जो ग्लोबल साउथ के मुद्दे हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पे उठाने के लिए भारत को एक आवाज़ मिलती है, चाहे वो UN हो, चाहे IMF हो, चाहे WTO, तो उसमें भारत अपना और अपने साथियों का पक्ष रख सकता है। स्ट्रेंथन्स इंडियाज रोल एज अ लीडर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी भारत भी अब धीरे धीरे डेवलपिंग वर्ल्ड का बड़ा लीडर बनता जा रहा है। और देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है हमारी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा का पूरा बयान एक शब्द टू मतलब उन्होंने जो भी वहाँ पर बोला है वो सब यहाँ पर कोट किया हुआ है। कैसे उन्होंने कहा कि भाई हम पुराने टाइपराइटर से 21st सेंचुरी की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं, हमें रिफॉर्म्स चाहिए, हमको चाहिए कि जितने भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है उसमें हमें भी जगह मिले। तो इस तरीके से बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन देखिए किसे, चाहे आप ये देख लीजिए ट्रम्प की जो नफ़रत है ब्रिक्स के खिलाफ वो साफ तौर से सामने आ गई। ब्रिक्स देशों का ईरान को समर्थन है वो साफ तौर से सामने आ गया। और कैसे जिनपिंग के ऊपर अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिनपिंग के मसले में आखिरकार चल क्या रहा है। अब इस पर ऑफिशियली क्या आता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।